Good morning, student. I welcome you all in today's class. And once again, पॉलिटिकल थ्योरी का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. सो ये बीए पार्ट 1 पेपर 1 है आपका पॉलिटिकल थ्योरी. सो यूनिट 1 में जो आपका हमने ये डेफिनेशन नेचर स्कोप ऑलरेडी हम लोगों ने ये कवर कर लिया है. इसके बाद से आज जो हम यूनिट 1 का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज. तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस पॉइंट में भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो दूसरे जो अदर सोशल साइंसेज हैं उनके साथ में वो कैसे इसका रिलेशन स्टैब्लिश करें. और इस जो ये टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस एंड इट्स रिलेशन विद अदर सोशल साइंसेज, इसको कैसे वो अंडरस्टैंड करें, इस कॉन्सेप्ट को इंटरलिंकेज को कैसे अंडरस्टैंड करें. और जब आंसर लिखें तो इसमें वो क्या कंटेंट डालें, क्या इंटरलिंकेज शो करते हुए वो आंसर कैसे लिखें. सो आप लोगों की क्वेरी पे मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए. शुरू आज हम समझेंगे कि अदर सोशल साइंसेस जैसे कि हिस्ट्री आपका हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, आपका इकोनॉमी हो गया, इन सब से कैसे पॉलिटिकल साइंस इंटर रिलेटेड है और वेरियस स्कॉलर्स का जो ओपिनियन रहा है इनको लेकर वो भी हम कोट करेंगे. राइट. तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे. प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो और अगर आपको इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही हो तो please support me as well. Do like, share and subscribe my channel. Thanks a lot guys. शुरू करते हैं हम आज का वीडियो. Yes. Political science and its relation with other social sciences. आप इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शंस क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो सोशल साइंसेज आर दोज साइंसेज विच डिस्कस अबाउट द थिंग्स कनेक्टेड विद द अफेयर्स ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन द सोसाइटी. तो सोशल साइंसेज है क्या पहले, तब जब आप सोशल साइंसेज की डेफिनेशंस को समझेंगे तभी तो पॉलिटिकल साइंस का इंटर रिलेशन उसके साथ इस्टेब्लिश कर पाएंगे आप. राइट. तो सोशल साइंसेस क्या है, वो साइंसेस हैं जो डिस्कस करती हैं इंडिविजुअल से रिलेटेड वो सारे अफेयर्स को जो सोसाइटी से रिलेटेड हैं और इंडिविजुअल से रिलेटेड है, बिकॉज इंडिविजुअल्स आर लिविंग इन द सोसाइटी. राइट. जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी आर द सम इम्पॉर्टेंट सोशल साइंसेस. पॉलिटिकल साइंस इज इमेंसली बेनिफिटेड विथ अदर सोशल साइंसेज. मतलब पॉलिटिकल साइंस इंटरकनेक्टेड है अदर सोशल साइंसेज से और बहुत सारा बेनिफिट मिला है. बेनिफिट इन द सेंस, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें हम लोग, तो जैसे डेविड ईस्टन का आपने सिस्टम अप्रोच पढ़ा होगा. तो सिस्टम अप्रोच में डेविड ईस्टन क्या पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं और वो पॉलिटिकल सिस्टम जो अपने आसपास की इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है. राइट. पॉलिटिकल साइंस है वो अदर सोशल साइंसेस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है क्योंकि हम सोसाइटी के मुद्दे लेते हैं. पॉलिटिकल साइंस में हम जैसे फॉर एग्जांपल वोटिंग बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं. इंडिया में हम कहते हैं कि जो वोटिंग बिहेवियर है वो रिलीजन से भी इन्फ्लुएंस होता है, कास्टिज्म से भी इन्फ्लुएंस होता है, रीजनलिज्म से भी इन्फ्लुएंस होता है. तो ये सब क्या है, ये सोसाइटी के मुद्दे हैं ना, कास्ट, रिलीजन, और ये सब पॉलिटिकल साइंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. गेटिंग इट. इसके बाद से इट इज एसेंशियली कनेक्टेड and related to other social sciences. As a matter of fact, all social sciences are interrelated and interdependent. तो ये सारे पॉइंट्स, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स आप अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हो कि जैसे सोशल साइंसेज हैं वो क्या है, इंटर रिलेटेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं. तभी तो हम इनका रिलेशन स्टैब्लिश कर पाएंगे. इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को मतलब एक सब्जेक्ट का, एक डिसिप्लिन का हम दूसरे डिसिप्लिन या सब्जेक्ट के साथ में इंटर रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं. तो जैसे पॉलिटिकल साइंस आपका है वो किससे रिलेटेड है, आपका इंटर रिलेटेड है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस से इंटर रिलेटेड है, हिस्ट्री, जियोग्राफी. तो अभी ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शंस. अब आप इसे ही एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड कि क्वेश्चंस कितने मार्क्स का पूछा गया है.
समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि ये कोई स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको और बेहतर इंट्रोडक्शन है, आप वो लिख सकते हैं, कोई कोटेशन कोट कर सकते हैं, कोई डाटा दे सकते हो, कोई बुक का नाम दे सकते हो, स्कॉलर्स का ओपिनियन लिख सकते हो। तो मैंने एक जनरल सा इंट्रोडक्शंस दे दिया आपको। तो पहला हमारा आंसर लिखने में क्या होता है? इंट्रोडक्शन। और आप यही जो सिस्टम है वो ये आंसर लिखने का अप्रोच है, ऐसे ही अडॉप्ट करेंगे अपने सेमेस्टर्स के एग्जाम में। इसके बाद आते हैं जो इनका रिलेशन है विथ अदर सोशल साइंसेस। तो पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री से कैसे इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट है पॉलिटिकल साइंस आपका। तो इसमें हम देखेंगे जो ये पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, राइट? और जो ये रिलेशनशिप है या इंटर रिलेशन है बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री को, इसको जॉन सीले ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट। समझ रहे हो? तो इस तरीके की कोटेशन आपको, इस तरीके के ओपिनियन आपको लिखना है कि जब पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का आप इंटर रिलेशन इंटरडिपेंडेंट दिखा रहे हैं, तो जॉन सी लुक को कोट नहीं करेंगे तो ये अधूरा हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या किया हमने, जॉन सीले ने क्या कहा कि जो हिस्ट्री है विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट एंड पॉलिटिकल साइंस विदाउट हिस्ट्री हैज नो रूट। सो पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना होता है तो क्या करते हैं, हम हिस्ट्री में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फासिज्म हो गया आपका, राइट? तो हम क्या करते थे, या आपको जर्मनी और हिटलर और या इटली, यहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, अथॉरिटेरियनिज्म था, उसको समझना है तो आप हिस्ट्री में जाते हैं ना, समझते हैं चीज़ों को। तो इन ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की जो रूट्स है ना वो हिस्ट्री में है। हमें डेमोक्रेसी की मीनिंग समझनी है या कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मीनिंग समझनी है, तो हम कहाँ जाते हैं, जस्टिस का कॉन्सेप्ट समझना है तो हम प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब के थॉट देखते हैं। उस समय एथेंस, स्पार्टा में क्या सिचुएशंस थी, प्लेटो ने क्यों ऐसे थॉट्स दिए, एरिस्टोटल के थॉट्स ऐसे क्यों शेप थे। या फॉर एग्जांपल मैकेवेली हैं, तो मैकेवेली ने ऐसे द प्रिंस में अपने ऐसे थॉट्स क्यों दिए। तो हम हिस्ट्री में जाकर उसकी पॉलिटिकल साइंस के रूट्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट्स देखने हैं तो हम जॉन लॉक के थॉट्स पे जाकर देखेंगे ना। हम इसे कहते हैं एक बैकग्राउंड जो हम स्टार्ट करते हैं कि हिस्टोरिकली कहाँ से कनेक्टेड है, इसके रूट्स कहाँ से आए। गेटिंग इट? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आपके को लिखना है, ये मस्ट है इंक्लूड करना। एंड हिस्ट्री विदाउट पॉलिटिकल साइंस हैज नो फ्रूट, मतलब ये है कि अगर आपको जो हमारी हिस्ट्री प्रोग्रेस कर रही है, आपको फ्यूचर के इवेंट प्रेडिक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन में देखा जाए तो बहुत पहले चाइना को एक रिविजनिस्ट पावर के रूप में एक्सपेक्ट किया गया था या प्रेडिक्ट किया गया था कि इन द फ्यूचर चाइना इज गोइंग टू चैलेंज द हेजिमनी ऑफ द यूएस, राइट? कि भविष्य में चाइना है वो यूएस की हेजेमनी को चैलेंज करेगा एंड इट्स हैपनिंग राइट नाउ। बहुत सारे स्कॉलर्स, आपने न्यूज़ में बहुत सारे एडिटोरियल्स पढ़े होंगे इस चीज़ को लेकर, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें क्या है, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल फिनोमिनास एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। गेटिंग इट? तो नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। सो पॉलिटिक्स जो है आपका नॉट लिबरलाइज्ड बाय हिस्ट्री एंड हिस्ट्री फेड्स इनटू मेयर लिटरेचर व्हेन इट लूजेस साइट्स ऑफ रिलेशन टू पॉलिटिक्स। हाँ, तो एक तो हमने जॉन सीले का डेफिनेशन समझ लिया कि ये क्या है। दूसरा मैं समझाती हूँ फ्रीमैन। ये अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन, हिस्ट्री इज द पास्ट पॉलिटिक्स। हिस्ट्री को कहते हैं कि वो पास्ट पॉलिटिक्स थी एंड जो पॉलिटिक्स है इज द प्रेजेंट हिस्ट्री। सो अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो पास्ट पॉलिटिक्स ही तो है। हिस्ट्री में क्या क्या फैक्ट, जैसे हम फॉर एग्जांपल एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री को जब डिस्कस करते हैं, वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, तो ये सब क्या है, पास्ट पॉलिटिक्स है ना। वर्ल्ड वॉर क्यों हुए थे, पॉलिटिक्स की वजह से, स्ट्रगल फॉर पावर की वजह से। तो हिस्ट्री हमारी क्या है, पास्ट पॉलिटिक्स है। जबकि जो पॉलिटिक्स है ये प्रेजेंट हिस्ट्री है।
ये इस तरीके से इनके इंटर रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं. सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. Montesquieu and Bryce made use of historical material to study political science. So Lord Bryce claimed that कि जो political science stands midway between history and politics, between past and present. It has drawn its material from the one. मतलब जो पॉलिटिकल साइंस है उसने हिस्ट्री से बहुत सारा कंटेंट ड्रॉ किया है, राइट, एंड इट हैज अप्लाई देम टू अदर. तो कैसे देखो इंटरकनेक्टेड हैं. तो ये आप एक तो पहले आप कोट करेंगे जॉन सीले, दूसरा फ्रीमैन हो गए, तीसरे लॉर्ड ब्राइस का ये कि क्या है इट जो ये पॉलिटिकल साइंस स्टैंड मिडवे बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स and between the past and present. It has drawn materials from the one and has applied them to another. इसको जरूर लिखेंगे आप. तो कंक्लूड करते हैं हमारा जो हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का इंटर रिलेशन है कि हिस्ट्री डील्स विद द पास्ट इवेंट्स, मूवमेंट्स, रिवोल्यूशंस, नेशनल स्ट्रगल्स and give information about the origin and development of the political institutions. अच्छा, इसका बेस्ट एग्जांपल्स क्या हो सकता है. जैसे जो वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो पास्ट के इवेंट था जो जो स्ट्रगल चला, उसके थ्रू ओरिजिन एंड डेवलपमेंट होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का. बेस्ट एग्जांपल लीग ऑफ नेशन. जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद क्या कौन सा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाया गया था इंटरनेशनल लेवल पे आपका? लीग ऑफ नेशंस. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद से कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस डेवलप में आए? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, फिर बाद में चलकर डब्ल्यूटीओ आया, राइट. इसी तरीके अगर हम इंडिया के केस में एग्जांपल लें तो हमारे जो पास्ट इवेंट्स जैसे कि प्लानिंग कमीशंस, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके अभी क्या लाया गया? नीति आयोग लाया गया. तो इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? जो हमारी हिस्ट्री को देखते हुए आपने हिस्टोरिकल एनालिसिस किया प्लानिंग कमीशंस का कि ये तो बॉटम टू टॉप अप्रोच नहीं अडॉप्ट कर रहा है, इसमें डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, एक हमें बेटर इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो आपका जो फेडरलिज्म को और स्ट्रेंथन कर सके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बूस्ट कर सके. इसलिए हमें प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल. तो देख रहे हो कि कैसे हिस्ट्री डील्स विद द पास्ट इवेंट, और जो ये हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ द पास्ट इवेंट है ये हेल्प करता है डेवलपमेंट में, ओरिजिन में ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. गेटिंग इट? When the various issues, concepts, terms, ideologies are discussed in political science, their historical development has always taken into consideration. Best example आपका क्या हो गया? For example, justice. तो हम जब भी जस्टिस की बात करेंगे गाइस, तो हम कहाँ जाएंगे? प्लेटो के जस्टिस पे जाएंगे, राइट. अगर जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस डेवलप करी है तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, उन्होंने पास्ट में देखा कैसे हुआ. तो आप क्या करें, तो जो भी हम पॉलिटिकल साइंस की आइडियोलॉजी या टर्म्स या कॉन्सेप्ट या थ्योरी बिल्डअप करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रखा होता है उसको हम अंडर कंसिडरेशन लेते हैं. समझ में आया आपको कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में क्या इंटरकनेक्शंस है? मैंने आपको सबसे जो बेस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कंटेंट हो सकता है इससे रिलेटेड वो मैंने प्रोवाइड किया है. और अब आपकी जिम्मेदारी है ये कि ये सारे स्कॉलर्स को रटना, उनकी ओपिनियन को याद करना और उसको अपने एग्ज़ाम में रिप्रोड्यूस करना. और इस तरीके की इंफॉर्मेशन और कंटेंट अपने आंसर्स में लिखते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते हो, सीरियसली यू कैन नॉट इमेजिन कि आपको कितने अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. ट्रस्ट मी गाइज. समझ आया हिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट आपको? पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री का इंटर रिलेशन. एनी डाउट? नेक्स्ट चलें हम लोग आगे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में. सो पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या इंटर रिलेशन एंड इंटरडिपेंडेंस है इन दो सोशल साइंसेस का. सो पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स आर क्लोजली रिलेटेड.
In the past, economics has been regarded as the branch of political science. अगर छोटा सा एग्जांपल दिया जाए तो बजट क्या है, बजट इकोनॉमी से रिलेटेड है, बट कहाँ पास होता है इंडिया में? पार्लियामेंट में। जो हमारे एमपीज और एमएलए होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या बजट होगा, कितना फंड एलोकेट करना है किस सेक्टर को, राइट? तो कैसे आप बजट का एग्जांपल दो यहाँ पर, राइट, इंडिया के केस में। और भी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे, आप सर एग्जाम्पल्स जरूर कोट करना। तो इंटर रिलेटेड है और पास्ट में इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल साइंस का ही एक पार्ट माना जाता था, ब्रांच मानी जाती थी। एडम स्मिथ, तो जब हम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का इंटर रिलेशन डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो हम एडम स्मिथ को ज़रूर कोट करेंगे। एडम स्मिथ ने पॉलिटिकल इकोनॉमी में बहुत काम किया है। सो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इन हिज बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन तो आपको पता है कि बहुत ही पूछी जाती है ये बुक, किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये एडम स्मिथ ने लिखा है। सो ऑल्सो कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज अ इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पास्ट में हम इकोनॉमिक्स को ब्रांच समझते थे पॉलिटिकल साइंस को की, बट एडम स्मिथ कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है एज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसी को वो नाम देते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी में काम किसने किया है ज़्यादातर? एडम स्मिथ ने। फिर नाउ द टू सोशल साइंसेज मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स जो हैं आपकी, इनकी अपनी इंडिविजुअलिटी एंड आइडेंटिफिकेशन तो है, बट स्टिल दीज टू सोशल साइंसेज आर दी इंटरकनेक्टेड। कैसे? कि जो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है किससे? प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्सचेंज, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी। इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस किन किन मुद्दों से डील कर रही है कि किन चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होंगे, चीज़ों का जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा सोसाइटी में, कंजम्पशन ऑफ द वेल्थ सोसाइटी में क्या होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑल दीज थिंग्स, इनसे कौन डील करता है? इकोनॉमिक्स डील करती है। अब ये जो है ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं ना, जो इकोनॉमिक्स में हो रही हैं, ये कहाँ हो रही हैं? एक स्टेट के अंदर में हो रही हैं, मतलब एक कंट्री के अंदर में हो रही हैं, एक टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर हो रही हैं। तो ये एक विद इन दैट स्टेट हो रही हैं। तो आप क्या कहोगे कि उस स्टेट की जो कंडीशंस एंड स्टिपुलेशन होंगे वो कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा ना, कि मार्केट कैसे काम करेगी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस कैसे होंगे, जैसे कि सेबी हो गया आपका, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गए आपके, सेंट्रल आपकी जो आरबीआई हो गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये क्या है? इंस्टीट्यूशंस, बैंकिंग सिस्टम कैसे होगा? फॉर एग्जांपल बैंकिंग आपका रिलेटेड इकोनॉमी से, बट अभी जो मर्जर हो रहा है बैंक्स का, वेरियस जो बैंक्स हैं उनको मर्ज करके एक बड़ी बैंक बनाई जा रही है, ये डिसीजंस कौन ले रहा है? आपके पॉलिटिकल अथॉरिटीज ले रहे हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल, आप पहला तो बजट का एग्जाम्पल देना है, दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो जो अभी हाल ही में हुआ है, मर्जर का, राइट, मर्जर ऑफ बैंकिंग। इनका देख सकते हो कि ये सारे डिसीजन ले कौन रहा है? पॉलिटिकल अथॉरिटी या स्टेट में डिसीजंस, गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है। Next, political science and economics are concerned with the matters formulation of 5 year, हाँ नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो 5 ईयर प्लान्स का। 5 ईयर प्लान्स किस लिए रिलेटेड है? कि हमारी इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी, किस डायरेक्शंस में जाएगी। 5 साल के लिए हम प्लान कर लेते थे, अभी तो हाल में ही इसको अबॉलिश कर दिया गया है 5 ईयर प्लान्स को। तो कमेंट में मुझे बताओ कि लास्ट जो 5 ईयर प्लान था वो कौन था, 11th था, 12th था, और कब से कब तक था? थोड़ा मुझे भी इंफॉर्मेशन दे दें आप लोग, बहुत कुछ मैंने पढ़ाया आपको। तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि जो 5 ईयर प्लान था वो लास्ट कब, कौन सा था? तो जैसे कि तीसरा एग्जांपल दे सकते हो कि 5 ईयर प्लान इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट स्टिल कौन डिसाइड करता है? इसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या रहेगा उसमें। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ हो गई जैसे। तो ये बहुत ज़्यादा तक वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशंस, इक्वालिटी,
या इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होते हैं ये चीज़ें, लेकिन इन एक्टिविटीज़ को करता कौन है, स्टेट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, right? So the political condition of a country is greatly affected by its economic conditions. हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है कि जिस कंट्री का, जैसे चाइना एक इमर्जिंग पावर है, कह रहे हैं कि अमेरिका को चैलेंज दे रहा है, अमेरिका की हेजेमनी को चैलेंज दे रहा है, तो उसका सबसे बड़ा पावर क्या कंसीडर किया जाता है, चाइना की जो जीडीपी है, चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है। तो इकोनॉमिक कंडीशन किसी कंट्री की कैसी है, ये उसकी पॉलिटिकल कंडीशंस को डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल, सबसे रिसेंट एग्जांपल अभी ऑन गोइंग श्रीलंका। अब जैसे ऐसे करंट जो ये एग्जाम्पल है आप कोट करेंगे ना, तो बहुत, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ये सारी चीज़ें करी थी अपने ग्रेजुएशन के दौरान, और ये सारे मैंने करंट एग्जाम्पल्स लिखे थे, और सीरियसली मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। एंड जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेने गई थी, तो मुझे बोल रहे थे कि इतने अच्छे मार्क्स कैसे मिल गए आपको आईआर में। तो आईआर हो या पॉलिटिकल थॉट हो, क्योंकि मुझे भी किसी ने हेल्प करी थी इन चीज़ों को समझने में कि आंसर कैसे लिखते हैं, आप कैसे एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो, आप दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनसे अलग कैसे अपना आंसर दिखाएंगे। तो मैं करंट के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कोट करती थी, न्यूज़पेपर पढ़ती थी, क्योंकि तो मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको, मतलब मेरी है कि मैं भी, आप मेरे जूनियर्स हैं जो मैं उनको हेल्प करूं अभी। तो इस जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक हुई ड्यूरिंग कोविड। तो कोविड, आपको पता है कि श्रीलंका की इकोनॉमी टूरिज्म में मोस्टली बेस्ड है। तो कोविड के दौरान जब लॉकडाउन लगा नेशनली इंटरनेशनली, तो वहाँ की इकोनॉमी वीक हुई है। ठीक है, और भी अदर फैक्टर्स हैं, बट दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। मैं एक फैक्टर आपको बता रही हूँ, और अदर फैक्टर्स भी हैं वहाँ की इस कंडीशन के लिए। तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन वीक हुई, तो अभी प्रेजेंट में वहाँ पे कितना पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो रखा है। आप देख रहे हो कि वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, राष्ट्रपति के घर पे घुस गए प्रदर्शनकारी, ये सब चल रहा है ना वहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज। तो वह इकोनॉमिक कंडीशन किसी कंट्री या स्टेट की कैसी है, वो वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन को डिसाइड करता है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, गुड है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। अगर किसी कंट्रीज, अगर ज़्यादातर जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जब इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होती है, रिसेशन होता है, तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है। तो कई सारे, आप श्रीलंका, चाइना, वेनेजुला, बहुत सारे कंट्रीज का नाम दे सकते हो आप यहाँ पर। या इंडिया में आप देख लीजिए, हम इंडिया में जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफ़ी रहती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज स्टेट्स का हमारे यहाँ पर, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी ध्यान दे रही है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वहाँ की इकोनॉमिक जो मैन्युफैक्चरिंग, उन सब चीज़ों को बूस्ट करना, इससे क्या होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, राइट? तो होप सो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स से कैसे इंटर रिलेटेड है। आप एडम स्मिथ को कोट करना है, उनकी बुक द वेल्थ ऑफ नेशन को लिखना है, और जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको, 5 ईयर प्लान का, मर्जर ऑफ बैंकिंग, इसके बाद बजट को पास कराना, ये तो हमारे डोमेस्टिक एग्जांपल्स हो गए। इंटरनेशनल एग्जांपल जैसे श्रीलंका, चाइना, ये सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हो। चलें आगे बढ़ें ज्योग्राफी के साथ। तो नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी। तो जियोग्राफी भी आपका एक सोशल साइंस है। सो पॉलिटिकल साइंस इज रिलेटेड टू जियोग्राफी। हम कहते हैं कि जब फॉरेन पॉलिसी अगर आपने पढ़ी होगी, तो जियोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है उसमें। फॉरेन पॉलिसी क्या है, पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है। तो जो जियोग्राफी है, इज द स्टडी, जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थ का सरफेस, फिजिकल फीचर्स, कहाँ माउंटेन है, कहाँ रिवर्स हैं, नेचुरल एंड पॉलिटिकल डिवीजंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, पॉपुलेशंस कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे डिविडेंड ग्राफिक, इस समय आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है कि वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में बहुत अच्छी है इस समय। तो ये हमें इसे ह्यूमन रिसोर्स, ये हमारे लिए रिसोर्स है, और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को इस चीज़ के लिए कंसीडर भी किया जाता है।
तो जियोग्राफी में क्या चीज़ें पढ़ते हैं आपने समझ लिया, फिजिकल फीचर्स, नेचुरल पॉलिटिकल डिवीजन्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, पॉपुलेशंस एटसेट्रा। Let's it helps us to understand the impact and influence of geographical conditions of the political institutions. Political geography is known as geopolitics. तो जैसे कि जब वर्ड में कोई बात आती है, तो जब हम पॉलिटिकल जियोग्राफी के में की बात करते हैं तो हम उसको क्या नाम देते हैं, ऑन गोइंग जियोपॉलिटिक्स। जैसे कि क्वाड बनाया गया या अमेरिका और इंडिया क्लोज आ रहे हैं तो ड्यू टू जियो पॉलिटिक्स, कहते हैं ना जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो चेंज हो रही है, आपने बहुत नाम सुना होगा न्यूज़ में, ये जियो पॉलिटिक्स कंडीशन ऐसी है। कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, जियो पॉलिटिक्स कंडीशन ऐसी है। इंडियन ओशियन पे अभी सारी कंट्रीज का फोकस है, तो ये कहेंगे जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, राइट। जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट में भी काफ़ी ध्यान दे रहा है इस समय अपने बायलैटरल, वहाँ पे बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल रिलेशन को जियो पॉलिटिक्स की वजह से। तो जियो पॉलिटिक्स का मतलब है कि आपकी जो जियोग्राफी एंड पॉलिटिक्स जो दो डिसिप्लिन है वो इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंस है। तो यहाँ मॉन्टेस्क्यू का ओपिनियन लेते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने इस चीज़ पे फोकस किया है या जोर दिया है कि इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट्स ऑन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल। सो जो फिजिकल इन्वायरमेंट होगा उसका असर पड़ता है किसमें, गवर्नमेंट एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल में। फिजिकल इन्वायरमेंट, अफगानिस्तान का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कितनी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वहाँ पे, बिकॉज कि उसका लोकेशन ऐसा है और अदर कंट्रीज अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए उसको अपना सेल्फ नैरो सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए वहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनाकर रखते हैं। सो एज अ टेरिटरी इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। आपको पता है कि स्टेट के 4 एसेंशियल एलिमेंट हैं, मैंने पढ़ाया भी है आपको, ये स्टेट वाला जो है वो उसका लेक्चर में देखना। तो मुझे बताओ कि व्हाट आर दीज 4 एलिमेंट ऑफ द स्टेट, जिसमें से जियोग्राफी है जिसको टेरिटरी कहते हैं इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को। जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें, जैसे हम एशिया में देखें, एशिया का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। तो एशिया में आप देखेंगे कि जो चाइना है उसकी, चाइना का असर्टिवनेस मतलब चाइना ग्रो कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है एंड डोमिनेंट होने की कोशिश भी कर रहा है नियर बाई पूरे वर्ल्ड में। आसपास के हमारे नेबर कंट्रीज में भी, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, वहाँ पे चाइना की अच्छी खासी प्रेजेंस है। तो चाइना, ये जियो पॉलिटिक्स है कि चाइना अपनी असर्टिवनेस दिखा रहा है एशियन कंट्रीज में या जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया की वहाँ पर। तो अब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डिसाइड कर रहे हैं इंडिया का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो इंडिया क्या है अपना, इंडिया का मेन फोकस कहाँ है कि हमारे जो इंडो यूएस रिलेशन है वो थोड़े डीप हो रहे हैं, स्ट्रेंथन हो रहे हैं। इंडिया सेंट्रल एशिया में अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है, फिर नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे कर रहा है। तो ये सारे जो जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं वो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। गेट, जैसे मान लो इंडिया इंडिया पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी हुई तो हम उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, सार्क में। और इंडिया ने सार्क की जगह बिम्स्टिक पे ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दिया, राइट। अभी आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आए, बट कोशिश करो धीरे धीरे समझने की ना। कोई पहले से सीख कर नहीं आता, हर कोई यही सीखता है, बट आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए ना सीखने की। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ये सब चीज़ें हो सकता है आपको ना आती हो, मुझे भी नहीं आती थी जब मैं ग्रेजुएशन पे थी, बट मुझे किसी ने बताया, मुझे किसी ने समझाया तो मैंने समझने की कोशिश की और उसको अप्लाई किया, एज सिंपल एज। तो अगर मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, इनको मेंशन करना है आंसर में, आप इस चीज़ को सीखो, इसको नोट डाउन करो और अप्लाई करो एग्जाम में, तभी तो आप सीखोगे ना। अगर आप अभी मेरी सुनकर यहाँ पर नहीं सीख रहे हो तो सीख ही नहीं पाएंगे, फिर आप कहेंगे हमने तो ये कभी पढ़ा नहीं, हमने तो कभी सीखा नहीं है। सीखेंगे आप तभी तो सीख पाएंगे, तभी तो अप्लाई कर पाओगे आप। कोई तो एक फर्स्ट स्टेप होगा जब पहली बार पढ़ेंगे आप, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक सब्जेक्ट का पहली बार आता है जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हो उस कॉन्सेप्ट को, उस नॉलेज को ले रहे होते हो पहली बार।
तो आप यही समझ लो कि ये पहली बार है आप इस तरीके के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, पहली बार है इस तरीके के तरीके सीख रहे हो आप। अगर एक बार आपने पहली बार कर लिया तो दूसरी बार सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हमने सीख लिया वो ऑटोमेटिक हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये आपको पहला स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, पहली बार तो चीज़ें सीखनी ही पड़ेंगी अगर आपको अपने सेमेस्टर्स में अच्छा परफॉर्म करना है तो। ये सब होता है स्मार्ट स्टडीज़। आप हार्ड वर्क होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आज का ज़माना वो नहीं रहा है कि सिर्फ आप हार्ड वर्क कर रहे हो। आज आपको ज़रूरत है हार्ड वर्क भी करने की और स्मार्ट वर्क भी करने की, जिससे कि आप कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव वे में आगे बढ़ सकें, राइट। तो ये हो गया ज्योग्राफी। इसमें आप एग्जाम्पल देना इंडियन ओशियन का, चाइना सर्ट्यूनिस जो चाइना ग्रो कर रहा है उसका, अफगानिस्तान में इनस्टेबिलिटी का देख सकते हो, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को दिखा सकते हैं, इंडिया चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट होता रहता है उसको दिखा सकते हो आप। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसके, ठीक है। नेक्स्ट चलें, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। सो सोशियोलॉजी इज द रूट ऑफ ऑल सोशल साइंसेस एंड जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कंसीडर किया जाता है। अब सोशियोलॉजी क्या है भाई? पॉलिटिकल साइंस तो हम समझते हैं कि क्या है। तो सोशल जिसमें हम गवर्नमेंट का स्टडी करेंगे, राइट, स्टेट का स्टडी करेंगे, राइट। ये सोशियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द सोसाइटी। और सोसाइटी में रहता कौन है आपका? इंडिविजुअल्स रहते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंसेज आर इंटर रिलेटेड। Political scientists and sociologists contributes mutually for the benefit of the whole society. सी, आपका जो सोशियोलॉजी है वो भी सोसाइटी को स्टडी कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस है वो भी सोसाइटी को स्टडी कर रहा है पॉलिटिकल डायमेंशन में। सोशियोलॉजी सोशल डायमेंशंस। तो ये क्या है? इंटरकनेक्टेड है, म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं एक दूसरे को। सोसाइटी में कोई चीज़ क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, उसका असर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस या पॉलिटिक्स में भी असर पड़ेगा ना इन सब चीज़ों को। जैसे कास्टिज्म, रिलीजन, रीजनलिज्म, अर्बनाइजेशंस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज and problem related after that is divorce and all. तो ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, ये क्या है? डोमेन ऑफ द सोशियोलॉजी है, फैमिली इश्यूज हैं, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, सोसाइटी से रिलेटेड है। बट स्टिल जो ये प्रॉब्लम्स हैं उनको कहाँ पर आते हैं? आपके पॉलिटिकल साइंस में भी आते हैं। क्योंकि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डाइवोर्स एंड ऑल, तो ये सब कहाँ पर डील किए जाते हैं? आपके जुडिशरी के द्वारा। सबऑर्डिनेट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी इन सब चीज मुद्दों को डील कर रहा है। तो अब जुडिशरी जो है वो क्या है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है आपका। जो डाइवोर्स है वो मैरिज, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज आपका सोशियोलॉजी का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है। तो आप देख रहे हो ना कि कैसे इंटर रिलेटेड हैं चीज़ें। तो yes, so one subfield of sociology टेकन फ्रॉम द पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो इकोनॉमी में हम पॉलिटिकल इकोनॉमी बोल रहे थे, अब यहाँ पर जियोग्राफी में जियो पॉलिटिक्स बोल रहे थे। यहाँ पर सोशियोलॉजी में क्या करेंगे? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी करेंगे, जो एक सब फील्ड है आपका पॉलिटिकल साइंस का। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स। आप चाइल्ड मैरिजेस, तो चाइल्ड मैरिजेस एक सोशल इवेल है, सोशल सोसाइटी का इशू है, बट उसको अबॉलिश करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है, स्टेट काम कर रही है चाइल्ड मैरिजेस को अबॉलिश करने के लिए, राइट। और एक रिसेंट एग्जांपल्स इसका भी, हाल ही में एक डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि जो गर्ल्स की मैरिज की एज है, पहले कितनी थी मिनिमम एज? 18 साल थी। अभी मुझे बताओ इसको कितने साल कर दिया गया है? जो गर्ल्स का मैरिज करने की मिनिमम एज थी पहले 18 ईयर्स थी, और जो बॉयज़ का था वो 21 ईयर्स था, राइट। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो 18 ईयर्स को क्या कर रहे हैं? अब ये मुझे बताओ कि क्या एज है अभी प्रेजेंट में मिनिमम एज? तो ये कुछ था हमारा इंटर रिलेशंस, जो हमने पॉलिटिकल साइंस का, इसके अदर सोशल साइंसेज हैं उनके साथ में इंटर रिलेशन और इंटर कनेक्शन को समझने की कोशिश की।
तो होप्स हो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपको कंटेंट अच्छा मिला है, और दूसरा ये भी समझ में आया कि आंसर में हमें एग्जाम्पल्स कैसे इंक्लूड करना है अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। और होप्स हो आपको ये भी मोटिवेशन मिला होगा कि पहली बार तो आपको चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी, पहली बार तो चीज़ें आपको सीखनी ही पड़ेंगी। और ऐसा नहीं कि कोई मैं हवा में बात कर रही हूँ, सीरियसली गाइस मैंने इसे खुद प्रैक्टिस किया है, खुद अप्लाई करा है, और मैंने मेरे जो मार्क्स में डिफरेंशिएशन था वो मेरे पास आज भी प्रेजेंट है मार्कशीट के रूप में। तो इस वजह से मैं बहुत ही ये फर्म बिलीफ है मेरा इन सब चीज़ों में कि ये सब छोटे छोटे चीज़ें अलग करने से आपका आंसर अलग बनता है और आपको मार्क्स भी अलग मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। तो एक बार फॉलो करके देखो, एक बार प्रैक्टिस करके देखो, वापस आकर मुझे यहीं पर शेयर करना कि हाँ, आपको क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या हेल्प मिली। तो अगर आप वाक़ई सीरियस स्टूडेंट हैं, जो वाक़ई पढ़ना चाह रहे हैं, आप ठीक है, बैलेंस करके चलो ना, थोड़ा पढ़ाई भी कर लो। इसीलिए तो स्मार्ट स्टडी का कॉन्सेप्ट लाया गया है कि आप कम समय में अच्छा कंटेंट मिले आपको, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। ज़रूरी नहीं है कि 4 मोटी-मोटी किताब पढ़ेंगे आप तभी एक कॉन्सेप्ट समझें। हो सकता है कि कुछ वीडियोज़ देख के ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सो माई चैनल इज़ डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ यू गाइज कि आप कुछ नया सीखो, आप अच्छा सेमेस्टर में परफॉर्म करो। एंड फॉर दिस आई नीड योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका सपोर्ट मुझे भी मोटिवेट करेगा इस तरीके के वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है इन सब जो कंटेंट है क्रिएट करने के लिए, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसको क्रिएट करने के लिए। सो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपका सपोर्ट अच्छा लगेगा मुझे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।